हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, प्लांट किंगडम जो है हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 11th का, और ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा फोर्थ किंगडम होता है प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। सबसे पहले हमने इसके अंदर जो पढ़ा वो थे एल्गी। एल्गी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म थी प्लांट की, जिनकी बॉडी थैलेस लाइक थी, यानी कि देयर इज नो रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, उसके बाद जो आए वो थे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो थे वो एल्गा से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। उनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स होने लगी थी। रूट की जगह वैसे तो वहाँ पे राइजोइड्स की प्रेजेंस देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ पे गैमेटोफाइट जो था वो यूनिक स्ट्रक्चर लेके था, जो कि एज अ लीफी स्ट्रक्चर हमें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो कैटेगरी आती है प्लांट की वो थी टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायो से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ की प्रेजेंस थी। रूट में भी एडवेंशियस रूट की प्रेजेंस थी, और वहाँ पे वॉस्कुलर बंडल की प्रेजेंस भी देखने को मिल रही थी। ऑल्दो वॉस्कुलर बंडल जो है फुली डेवलप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस हमारे सामने आ गई थी। और फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड में हम रखते हैं तो नहीं है उनको, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यानी कि सीड का फॉर्मेशन आने लग गया था। यानी कि फोर्थ जो हमारे पास थे वो कौन थे? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म का नाम ही हमें समझ में आ रहा था कि जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा मतलब सीड, यानी कि यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ के साथ साथ सीड की भी प्रेजेंस जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिली। इन सब की हमने लाइफ साइकिल और कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ एग्जाम्पल के साथ स्टडी किया। अब हम सबसे मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट डेवलप्ड प्लांट की तरफ आते हैं, और वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। पहले तो इस वर्ड को क्लियर करते हैं। तो एंजियोस्पर्म 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, एक है एंजियोन। ठीक है, एंजियोन का मतलब होता है वैसल्स की प्रेजेंस होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम फुली डेवलप्ड रहते हैं, सो यहाँ पे प्रॉपर वैसल की प्रेजेंस है। और स्पर्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे सीड। तो दैट मीन यहाँ पे वेसल्स भी प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल्दो जाइलम एंड फ्लोएम की जो प्रेजेंस है हमने टेरिडोफाइट से देखनी स्टार्ट की थी, लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम जो थे वो फुली डेवलप नहीं थे। ठीक इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम थे, लेकिन वहाँ पे भी वो फुली डेवलप नहीं थे, डेवलपिंग फेज में थे। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो फुली डेवलप्ड फेज में रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास सीड की प्रेजेंस रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी जो सीड है वो किसके अंदर रहते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके बीज है वो इनसाइड द फ्रूट होते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके जो सीड है वो बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। ठीक है, तो नेक्ड सीड नहीं है, क्योंकि इनके जो सीड है वो फ्रूट के बीच में प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि स्पोरोफिल जो होते हैं वो स्पोरोफिल हम लोगों ने अभी तक देखा था कि उन लीव्स को बोल रहे थे जहाँ पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज रहते हैं एंजियोस्पर्म में। और वो स्ट्रक्चर क्या होती है? यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिल फिल्स आर organized into फ्लोवर। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे वेल डेवलप वेसल्स भी है एंजियोस्पर्म में, सीड भी बने हैं, फ्रूट्स भी है और फ्लावर्स भी है। तो आप देखोगे कि एंजियोस्पर्म में सब कुछ प्रेजेंट है, रूट, स्टेम, लीफ, वेसल्स,
सीड, फ्रूट, फ्लावर सब वेल डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट हम देखें तो यहाँ पे हमारे सामने कौन आता है, एंजियोस्पर्म। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एंजियोस्पर्म में कौन कौन से होते हैं, अगर हम वो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारे सामने जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो हम बोलेंगे दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ओव्यूल जो है वो एनक्लोज रहता है ओवरी में, एंड सीड जो रहते हैं वो एनक्लोज रहते हैं फ्रूट्स के अंदर। तो इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या, अगर आप फ्लावर के अंदर देखोगे तो जो ओव्यूल है आर एनक्लोज इन दी ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, सो सीड्स आर एनक्लोज्ड इन दी फ्रूट। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे कि ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ठीक है, और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट कंसिडर करें तो एंजियोस्पर्म जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट्स का, और जो कि अकरिंग वाइल्ड रेंज ऑफ हैबिटेट, हर एक हैबिटेट में हमें एंजियोस्पर्म की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स occurring in a wide range of habitats। ठीक है, तो हर एक हैबिटेट के अंदर हमें देखने को मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट फीचर पे आए तो हम देखते हैं कि इनकी जो साइज़ वाइज रेंज है वो भी वैरी करती है, क्योंकि इनके अंदर सारे साइज़ के हमें एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में आता है, और इकाइलीपेटस जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट के अंदर हम रखते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा किसकी वाइज है, साइज में अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में हमारे पास एग्जांपल है वॉल्फिया। ठीक है, वहीं हम अगर टॉलेस्ट ट्री की बात करें, टॉलेस्ट ट्री, तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे यूकैलिप्टस। यहाँ पे टॉलेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली ये ओवर 100 मीटर की इसकी जो टॉलनेस यानी कि हाइट जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन द रेंज जो है वो भी यहाँ पे वैरी कर रही है, सबसे छोटा और बड़ा भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम एंजियोस्पर्म के को डिवाइड करें तो बेसिकली एंजियोस्पर्म की हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस के अंदर ये क्या है, डिवाइडेड रहता है एंजियोस्पर्म। कौन कौन सी दो क्लासेस हैं एक तो हमारे पास डाइकोटिलीडोन, और सेकंड जो क्लास है वो है मोनोकोट। ठीक है, तो इस तरीके से दो क्लासेस हमारे
सामने आती है। ठीक है, किसके बेसिस पे अगर पूछा जाए तो हमने नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लीव्स यानी कि कोटिलिडोन की बेसिस पे हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लीव्स यानी कि कोटिलिडोन्स, कोटिलिडोन्स के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे इनको क्या है 2 क्लासेस में डिवाइड किया है एंजियोस्पर्म को। अब अगर हम देखें डाइकोटिलिडोन्स, तो डाइकोटिलिडोन्स नाम से ही क्लियर है, डाइकोट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे डाइकोट्स वो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर 2 कोटिलिडोन्स की प्रेजेंस रहती है इन अ सीड, यानी कि इसके अंदर 2 कोटिलिडोन्स इन द सीड। डाइकोटिलिडोन को बेसिकली डाइकोट्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो पी, रोज, मस्टर्ड, कॉटन, अकेशिया, सनफ्लावर, यूकैलिप्टस एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो डाइकोटिलिडोन्स के होते हैं। वहीं मोनोकोट्स जो है इनको हम मोनोकोटिलिडोन्स को नॉर्मली मोनोकोट्स बोला जाता है। और मोनोकोट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या वो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडोन की प्रेजेंस होती है। हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल कोटिलिडोन इन द सीड। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे तो बनाना, पॉम्स, सीरियल्स, बैम्बू, ऑर्किड एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है मोनोकोटिलिडोन्स का है। नाम से ही क्लियर है, मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब 2, यानी कि जो सीड है उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के पास कितने कोटिलिडोन्स हैं। अगर 2 कोटिलिडोन्स हैं तो वो डाइकोट्स होंगे और अगर 1 कोटिलिडोन्स है तो हम वहाँ पे मोनोकोटिलिडोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब अगर हम क्लासिफिकेशन के बाद 5th पॉइंट हमारे पास जो एंजियोस्पर्म का रहता है वो है लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल अगर हम देखें एंजियोस्पर्म की तो वो हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर बेसिकली किसकी प्रेजेंस होती है, फ्लावर की। फ्लावर से इनका जो है पूरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। देखो फ्लावर को हम बोलें क्या है, तो फ्लावर जो है एक शूट है, मॉडिफाइड शूट हम कंसिडर करते हैं। फ्लावर इज द शूट मॉडिफाइड है, शूट मॉडिफिकेशन फाइड किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट जो फ्लावरिंग से देखी जाती है। ठीक है, अब इस फ्लावर के अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव और एक फीमेल। मेल जो पार्ट रहता है यानी कि वो मेल जो सेक्सुअल पार्ट की बात करें तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे स्टेमन। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें यहाँ पे फीमेल सेक्सुअल पार्ट, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टेमन की स्ट्रक्चर देखें तो किस तरीके से हमारे पास अपीयर होती है। स्टेमन के अंदर एक लॉन्ग फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और एक यहाँ पे एंथर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो है
एंथर, और ये लॉन्ग क्या होती है, फिलामेंट है, और बीच में यहाँ पे कुछ टिश्यूज रहते हैं जिनको हम कनेक्टिव बोला जाता है। और जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन सैक की प्रेजेंस होती है, पोलन सैक, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, वहीं अगर हम पिस्टल की बात करें या कार्पेल, उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा रहता है, लॉन्ग नैरो ट्यूब स्टाइल रहती है, और एक इस तरीके से ओवरी की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्टिग्मा, एंड लॉन्ग नैरो ट्यूब जो है वो क्या है हमारे पास, स्टाइल, और एक स्वेलअप स्ट्रक्चर रहती है बेसल पार्ट में जिसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, इंटेगुमेंटेड कवरिंग ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एग की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एग की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो स्टैमन और कार्पेल की स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंसिडर करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें फ्लावर के अंदर तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं, और पोलन सैक के अंदर कौन बैठी होती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल जिसको हम MMC के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेसिकली ये मियोसाइट सेल होती है क्योंकि ये आगे मियोसिस डिवीजन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो ये कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। जैसे ये मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करेगी तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमारे सामने आता है। ठीक है, तो टोटल कितने, 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे बने, 4 माइक्रोस्पोर का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पोलन है, पोलन सेक बेसिकली यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया की तरह एक्ट करता है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में MMC रहती है जो कि आगे मियोसिस डिवीजन करती है। और ये जो मियोसिस है इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पोरिक मियोसिस बोला जाता है क्योंकि स्पोर बनाने के लिए ये मियोसिस हुआ है। तो MMC स्पोरिक मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है जिससे कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और अब ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो आगे किस में डेवलप हो जाते हैं, ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और इनसे क्या बनता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। इस तरीके से हमारे सामने क्या आते हैं, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर, तो पोलन ग्रेन के अंदर ये एक्साइन लेयर होती है। ठीक है, एक इंटाइन लेयर है, जम्पोर है, और 2 सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है पोलन ग्रेन में। जो लार्ज सेल है इसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो स्मॉल सेल है इसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आ जाता है। पोलन ग्रेन की जो ये जनरेटिव सेल है ये आगे माइटोसिस डिवीजन करती है इनसाइड द पोलन ट्यूब, और क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये हम जब पॉलिनेशन आएगा तब देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमें क्लियरली पता है कि क्या क्या चीज़ें, एक तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर उसके बाद में वो आगे ओपन होता है कि इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इस तरीके से हमारे पास एक बड़ी सी क्या बनती है, ओवरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारे पास स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन आगे लैंड करते हैं। ये है स्टाइल जो कि एक पाथ प्रोवाइड करती है पॉलन ट्यूब को, और एक प्रेजेंट होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर एक स्पेशल प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है और उस प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच रहता है। इस तरीके से प्लेसेंटा यहाँ पे एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओव्यूल जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल के अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट रहती है, वो होती है न्यूसेलस सेल, न्यूसेलस सेल, और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ओव्यूल, ठीक है। तो आप ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू यहाँ पे कौन है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल लॉकेट रहता है, और प्लेसेंटा के अंदर जो ओव्यूल है ये जो अटैच रहता है ओव्यूल, जो कि एज ए मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। तो बेसिकली हम एक बार ओव्यूल की बात करें, वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ओव्यूल। तो ओव्यूल को हम किस नाम से जानते हैं, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया बोला जाता है ओव्यूल को। डायग्राम देखें अगर ओव्यूल का, तो ओव्यूल का डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है, ठीक है, जिसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंस हमारे सामने रहती है इस तरीके से, ठीक है। और ये आगे एक हाइलम रीजन से प्लेसेंटा से क्या होता है, अटैच है, ये है प्लेसेंटा, ठीक है। तो ओव्यूल का ये जो सेगमेंट होता है इसको हम चैलेजा सेगमेंट बोलते हैं। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होते इसको हम माइक्रोपाइल रीजन बोला जाता है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, कवरिंग है, और एक है इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं, इन सेल्स के अंदर यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस सेल्स। इन एक सेल्स के अंदर एक सेल मॉडिफाइड होती है और वो क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जिसको MMC के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जो मेगास्पोर मदर है ये भी स्पोरिक मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है, ठीक है। और मियोसिस डिवीजन करके चार क्या बनाएगी, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कर देती है। इसमें से तीन जो मेगा स्पोर होते हैं वो तो क्या होते हैं, डी जनरेट हो जाएंगे, और एक मेगा स्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इस फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। और वो फिर आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, 3 टाइम माइटोसिस परफॉर्म करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक इज इक्वल टू यहाँ पे एज ए फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से हम इसको जानते हैं। किस तरीके से ये बनता है, तो आप देखोगे ये मेगा स्पोर है इस तरीके से। मैं यहाँ पे एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बना है वो बता रही हूँ। ये क्या है, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर के अंदर फर्स्ट
माइटोसिस हुआ न्यूक्लियस के अंदर, तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। देन सेकंड माइटोसिस हुआ और जिससे कि टोटल 4 न्यूक्लियस बने। एंड देन थर्ड टाइम यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, जिससे टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और वो कुछ इस तरीके से 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में अरेंज्ड हो जाते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिनोमेना हो रही है, ये कौन सी हो रही है, कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिल रही है, वो भी 3 बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म में, जिससे क्या है, एक एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से एक एम्ब्रियोसैक बनता है। इसके अंदर 3 तो बनेगी एंटीपोडल सेल, ठीक है, एक अंदर बनता है एग, ठीक है, और बाकी बनती है इसको करने के लिए सिनर्गिड सेल्स, और बीच में एक बड़ी सी पोलर सेल के अंदर यहाँ पे बनता है। तो ये जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, एंटीपोडल सेल्स। ये जो सेल्स होती है इनको हम सेंट्रल या फिर इसको हम पोलर सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पोलर सेल। और ये जो सेल्स होती हैं 2, ये अपेयर्ड रहती हैं, सिनर्गिड सेल्स होती हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एग की प्रेजेंस होती है, प्लस यहाँ पे हमें फिलीफॉर्म एपरेटस की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये होती है फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, जो कि एज ए एग एपरेटस की फॉर्म में भी हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एग सिनर्गिड सेल्स और फिलीफॉर्म यहाँ पे एज ए एग एपरेटस की फॉर्म में बनता है। तो इस तरीके से ये हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, एम्ब्रियो सैक है, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर आपको 7 तो सेल्स देखने को मिल रही हैं और प्लस 8 इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 7 सेल्स मतलब 3 तो एंटीपोडल सेल है, 1 पोलर सेल है, 3 एंटीपोडल, 1 पोलर सेल, 2 सिनर्गिड और 1 एग। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पे 7 सेल है। न्यूक्लियस की बात करें तो 3 तो एंटीपोडल के न्यूक्लियस हो गए, 2 पोलर सेल के न्यूक्लियस, 2 सिनर्गिड के न्यूक्लियस और 1 एग का न्यूक्लियस। तो टोटल 8 न्यूक्लियस की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे पास एग का भी फॉर्मेशन हो गया और पॉलन ग्रेन भी बन गए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मेल और फीमेल जो पार्ट है वो कंप्लीट किया। इसके बाद अगर आप देखते हो कि यहाँ पे जो इस तरीके से एक ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है, एक ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। अगर एक ओव्यूल है तो एक ही सीड बनता है, जैसे कि वीट और मैंगो, यहाँ पे सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मोर देन 1 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं इन ए सिंगल ओवरी। सो वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो हमें सीड देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया। तो आप देखते हो वहाँ पे एक से ज़्यादा सीड रहते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। और जो ओव्यूल है वो कवर्ड रहता है इंटेग्यूमेंट से, इसीलिए इसको इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि एक सिंगल मदर सेल जो है वो आगे किस में कन्वर्ट होगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप देखते हो कि जो पोलन ग्रेन है उसके बाद में जो नेक्स्ट फिनोमेना होता है वो होगा पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पे। ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होंगे, एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है कि ये मान लीजिए हमारे पास स्टिग्मा है और स्टिग्मा के अंदर एक ओवरी प्रेजेंट है और यहाँ पे इस तरीके से हमारे सामने क्या आया है, पोलन ग्रेन पॉलिनेट हो के आया है, चाहे वो वाटर के थ्रू आया है चाहे वो एयर के थ्रू आया है। तो यहाँ पे पॉलिनेट होके एक पोलन ग्रेन आके लैंड होता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, स्टिग्मा की है,
ठीक है। उसके बाद में ये जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। पोलन का क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, और जर्मिनेशन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी। कौन बनाती है, वेजिटेटिव, जो कि बड़ी सेल थी पोलन ग्रेन में, सेल बनाती है। तो ठीक इस तरीके से यहाँ पे ये क्या बन गई, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। पोलन ट्यूब के अंदर बेसिकली दो जो है वो गैमेट्स बैठे रहते हैं। एक पोलन ट्यूब में दो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वो ओव्यूल, ओवरी प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, एक एम्ब्रियो सैक की प्रेजेंस है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब ये जो पोलन ट्यूब है वो किस में एंटर करती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, यानी कि पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक। जैसे ही एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है पोलन ट्यूब, तो इस एम्ब्रियो सैक की जो बाकी की सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स होगी, सिनर्गिड सेल्स होती है, ये डिजनरेट हो जाती है एंट्री के साथ ही। तो ये जब ये एंटर करती है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एंटीपोडल एंड जो सिनर्गिड सेल्स होती हैं, सेल्स आर डीजेनरेट्स। ठीक है। सो अब एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो देखें। तो एम्ब्रियो सैक में हमें दो सेल्स, बाकी तो सेल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, पोलर सेल्स देखने को मिलती हैं या सेंट्रल सेल। ठीक है। और दूसरी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एग सेल देखने को मिलती है। ठीक है, ये 2n, क्योंकि अलग अलग एन होता है, ये n है। अब जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो पोलन ट्यूब के पास दो मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट तो आके फ्यूज हो जाएगा सेंट्रल सेल के साथ, और एक मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ। जैसे ही ये फ्यूज होता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेल गैमेट भी n होता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि एक ट्रिपलेट फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। 3n स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोला जाता है। एंडोस्पर्म यहाँ पे एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यूज बनते हैं, और इधर जो है मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर सिन गैमी परफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, सिन गैमी। ठीक है, जिससे कि एक यहाँ पे ये जो है, इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे सिन गैमी हुई, जिससे क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये डिप्लॉयड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो दो जगह फ्यूजन हो रहा है। एक तो सेंट्रल सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है, और एक एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। तो इस कंप्लीट फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। सो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो सिनगैमी हुआ प्लस एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और सिनगैमी के रिजल्ट से तो क्या बने, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ट्रिपल के फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। एंडोस्पर्म बेसिकली जायगोट को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो दो टाइप के हो सकते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो भी हो सकता है और मोनोकोट एम्ब्रियो भी हो सकता है। और फिर एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सीड फिर आगे ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आप देखते हो कि एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है
एंजियोस्पर्म में, जिसके अंदर पॉलिनेशन हुआ, देन डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर उसके रिजल्ट से एक सीड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप यहाँ देखते हो कि जो फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल था, ओव्यूल तो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में, और जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि इस तरीके से जो है डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर एक तो हमारे सामने क्या बना है, सीड, और एक हमारे सामने क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। फ्रूट बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक राइपेंड ओवरी ही होती है। ठीक है, राइपेंड ओवरी होती है। सीड जो है वो कवर्ड रहेंगे फ्रूट वॉल में, यानी कि सीड जो है वो कवर्ड रहते हैं, कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। ठीक है, और जो इंटेग्यूमेंट्स थे, इंटेग्यूमेंट्स लेयर थी, अगर आपको याद हो, दो तरह की इंटेग्यूमेंट्स थे, एक आउटर था और एक इनर इंटेग्यूमेंट था। आउटर और इनर दोनों मिलके क्या बना देते हैं, इन दोनों से बनता है सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि टेस्टा एंड टैगमेन, ये दो क्या होते हैं, सीड कोट्स होते हैं, जो कि आउटर से टेस्टा और इनर से टैगमेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंप्लीट लाइफ साइकिल हमारे सामने देखने को मिलता है। डायग्रामेटिक देखें एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ इस लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलेगा, हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। तो आप यहाँ देखो, ये हमारे सामने क्या है, फ्लावर आपके सामने देखने को मिल रहा है, और इस फ्लावर के अंदर हमें ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रही है कार्पेल, और ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल रहे हैं एंथर। ठीक है, यानी कि स्टेमन। तो एक फ्लावर के अंदर हमें कार्पेल और जो है स्टेमन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। स्टेमन के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एंथर, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एमएमसी। एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें एमएमसी होती है, एमएमसी डिवाइड करती है और डिवाइड करके क्या बनाती है, टेट्राड मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, और ये माइक्रोस्पोर आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में फिर हम फीमेल का पोर्शन देखें, तो फीमेल के अंदर ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये हमारे पास जो डायग्राम है वो बेसिकली कंप्लीट ओव्यूल का है। ओव्यूल के अंदर एक एमएमसी प्रेजेंट होती है और न्यूसेलस से ये ओरिजिनेट होती है। इस एमएमसी ने डिवीजन किया और आगे 4 मेगास्पोर बना देती है। इन 4 में से ये 3 मेगास्पोर तो क्या हो गए, डिजनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे रहता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है आगे कंटिन्यूसली 3 टाइम क्या करता है, माइटोसिस परफॉर्म करता है, और माइटोसिस परफॉर्म करके ये आगे क्या बना देता है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का अगर डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से, जिसमें एंटीपोडल सेल है, ठीक है, और पोलर सेल्स होती है, सिनर्गिड सेल है और एग। तो ओवरऑल ये जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। एक मेच्योर ओव्यूल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें एग की भी प्रेजेंस देखने को मिली। यहाँ पे पोलन ग्रेन बने हैं, यहाँ पे एग बने हैं। पोलन ग्रेन पॉलिनेट होते हैं स्टिग्मा पे और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट एज अ स्पर्म आप बोल सकते हो प्रेजेंट होते हैं। अब पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, और एम्ब्रियो सैक में एंटर करके डबल फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करती है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एक तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रिप्लॉइड और ये 2n स्ट्रक्चर हमारे सामने होती है। फिर जायगोट को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है और जायगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में, और इंटेग्यूमेंट्स क्या बन गए, सीड कोट का फॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद में आप देखते हो कि सीड को जब हम ग्रो करते हैं तो एक यंग स्पोरोफाइट यानी कि प्लांट बनता है इस तरीके से, और फिर वापस इस यंग प्लांट के अंदर फिर हमें फ्लावर की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इस तरीके का लाइफ साइकिल हमारे सामने रहता है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, तो
ये जो लाइफ साइकिल है वो है एंजियोस्पर्म का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिप्लॉयड जो है वो मेन डोमिनेंट फेज है, और हैप्लॉइड फोर्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं जब तक गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारे सामने कंप्लीट फेज क्लियर होता है। तो अगर आप हैप्लॉइड फॉर्म की बात करें तो सिर्फ ये इतना सा फेज जो है वो हैप्लॉइड है, बाकी का पूरा फेज क्या है, डिप्लॉयड रहता है। ठीक है, तो बाकी का जो पूरा का पूरा फेज है वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है एंजियोस्पर्म की। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पहला जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है फूड। ठीक है, फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, एंड जो फ्लावरिंग प्लांट जो है वो मेजर सोर्स होता है फूड का। दे प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट के हम सारी चीज़ों का इंटेक करते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, फ्लावर हो, इनफैक्ट सीड हो, उसको भी हम एज अ फूड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुई, या फ्रूट, फ्लावर, सीड, सब कुछ एज ए फूड के लिए सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वेजिटेटिव पार्ट भी और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी यहाँ पे एज ए फूड के सोर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिबल ऑयल की जो प्रेजेंस है वो भी हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से भी देखने को मिलती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो एडिबल ऑयल्स जो है, जैसे कि एडिबल ऑयल के अंदर एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट है, तो इस तरीके से ग्राउंड नट है, इस तरीके से एडिबल ऑयल भी हमें इन्हीं से ऑब्टेन होते हैं। जितने भी स्पाइसेस हैं, ठीक है, ये भी हमें इन्हीं से ही मिलते हैं, एंजियोस्पर्म से। ठीक है, जैसे कि कोरिएंडर हुआ, क्लोव्स हुए, ब्लैक पेपर हुए, एग्जांपल यहाँ पे थोड़े एग्जांपल बता देती हूँ। एंड कोरिएंडर, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, एंजियोस्पर्म से ही देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे जो ड्रिंकिंग ब्रेविजर्स हैं वो भी हमें एंजियोस्पर्म प्लांट से ही देखने को मिलते हैं। ब्रेवरीज, ड्रिंक्स, जैसे कि कॉफ़ी हुआ वो भी एंजियोस्पर्म, कोका, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है। इसके अलावा मेडिसिन वैल्यू भी एंजियोस्पर्म प्लांट की बहुत अच्छी खासी है। मेडिसिन जैसे प्लांट रहते हैं, बेलाडोना हुआ, जो अश्वगंधा हुआ, ठीक है, क्विनोन हुआ, तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो है, टर्मरिक है वो भी एज ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। बेलाडोना हुआ, अश्वगंधा, ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मेडिसिनल जो प्लांट है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट रहते हैं। उसके अलावा देखें कि एज अ टिम्बर फंक्शन के अंदर भी ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। काफ़ी सारे ऐसे एंजियोस्पर्मिक डाइकोटिलिडोन्स होते हैं जिनके अंदर हार्डवुड की प्रेजेंस रहती है, यानी कि हार्डवुड का फॉर्मेशन जो है बेसिकली डाइकोट जो प्लांट होते हैं वो करते हैं। और इस हार्डवुड का जो यूज़ है, अगर हम देखें तो हार्डवुड यूज़ एज ए अलग अलग फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर शीशम हो गया, टिया हो गया, सैंडबोन हो गया, तो इनका जो यूज़ होता है एज ए टिम्बर में किया जाता है। एग्जाम्पल में टी, ऑक, शीशम, ठीक है, तो एक्सेट्रा, ये जो प्लांट है वो एज ए टिम्बर फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमें काफ़ी सारे फाइबर्स जो हैं वो भी ऑब्टेन होते हैं। फाइबर्स जैसे कि टेक्सटाइल जो भी फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम
कॉटन से ये ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने काफ़ी और भी डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स होते हैं और जिनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ रहती है इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा एंजियोस्पर्म जो है वो कंप्लीट होता है। ओवरऑल हम लोगों ने सारे के सारे प्लांट्स हम लोगों ने देखे हैं। एल्गा हम लोगों ने देख लिया कैसा था, ठीक है। उसके बाद में ब्रायोफाइट्स देखे, देन टेरिडोफाइट्स देखे, देन हमने जिम्नोस्पर्म और लास्ट में हमने देखे एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनके अंदर अगर हम देखें डोमिनेंट फेज की बात करें, डोमिनेंट फेज इसके अंदर कौन सी थी, जो मेन फेज थी, तो यहाँ पे भी हैप्लोइड गैमेटोफाइट और इन सब के अंदर तीनों में ही डिप्लॉयड फेज थी एज अ स्पोरोफाइट। तो यहाँ इन दोनों में तो कौन सी रहती है, गैमेटोफाइट, और इन तीनों के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट। यहाँ पे एज अ डोमिनेंट फेज कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन अगर हम देखें कि प्लॉइडी की बात करें, ठीक है, तो मैंने पहले भी बता दिया कि प्लॉइडी अगर आप देखो तो इन दोनों में हैप्लॉइड होते हैं और बाकी तीनों के अंदर जो मेन प्लांट होते हैं वो डिप्लॉइड रहते हैं। बॉडी डिफ्रेंशिएशन की बात करें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी, तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स और एल्गा होता है इनकी जो बॉडी होती है जस्ट लाइक अ थैलस, ठीक है, की तरह होती है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर जो है वो हमें स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर और प्लस हमें क्या देखने को मिलते हैं, राइजोइड्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जबकि एल्गा के अंदर तो प्योर थैलस ही देखने को मिलता है। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमें रूट भी देखने को मिल रही है, स्टेम भी देखने को मिल रहा है और लीव्स भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमने टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में बॉडी का डिफरेंशिएशन देखा। फिर हम देखते हैं वॉस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, ठीक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस। थर्ड हम देखते हैं वॉस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे एंजियोस्पर्म में भी एब्सेंट है, ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट रहते हैं, जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों के अंदर हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है वॉस्कुलर बंडल की, ठीक है। फिर देखते हैं इनके नेचर ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स का नेचर देखें किस तरीके से हमारे सामने आता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर्स का नेचर देखेंगे तो जो ब्रायोफाइट्स और एल्गा है ये बेसिकली होमोस्पोरस रहते हैं, ठीक है, यानी कि होमोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, एक जैसे स्पोर बनते हैं, ठीक है। जो टेरिडोफाइट है इसके अंदर होमोस्पोर भी होता है एंड हेट्रोस्पोर होते हैं, और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर बेसिकली हेट्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें स्पोर्स की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सीड, ठीक है। सीड एंड सीड कवरिंग की बात करें तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। देखो सीड यहाँ पे एब्सेंट है, ब्रायोफाइट्स में भी एब्सेंट है, टेरिडोफाइट्स तक में एब्सेंट है। प्रेजेंट जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में विदाउट कवरिंग जो है सीड प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे विद कवरिंग सीड हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट आता है कंपैरिजन करने का वो है फ्लावर और फ्रूट, ठीक है। फ्लावर एंड फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो जो एल्गा है इसमें एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी एब्सेंट है, टेरिडोफाइट्स में भी एब्सेंट है। फ्लावर और जो फ्रूट है ये जिम्नोस्पर्म में भी एब्सेंट है, सिर्फ प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर,
एंजियोस्पर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में फ्रूट्स और फ्लावर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो जितना प्लांट किंगडम में जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म देखा, उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम लोगों ने देखा है। इस तरीके से इनके अंदर प्रेजेंट है। अब रहता है इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट, वो है प्लांट लाइफ साइकिल्स। ठीक है, प्लांट जो होते हैं इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होता है, प्लांट लाइफ साइकिल्स। ठीक है, क्योंकि हम कुछ वर्ड्स लगातार सुनते हुए आए हैं, जैसे कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इस तरीके से। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली हमें दोनों तरह की बॉडीज देखने को मिलती है, यानी कि प्लांट बॉडी जो होती है उसके अंदर हमें दोनों फेज देखने को मिलती है, हैप्लोइड भी देखने को मिलता है स्टेज, और डिप्लॉयड स्टेज भी होती है। ठीक है, तो हैप्लोइड और डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। हैप्लोइड प्लांट बॉडी जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हम एज ए गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, और डिप्लॉयड है तो हम उसको एज ए स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हैप्लोइड बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट हमेशा कौन सा डिवीजन परफॉर्म करता है, माइटोसिस डिवीजन, और स्पोरोफाइट जो होती है वो एज ए मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करती है। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है, जिससे कि एक लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द गैमीट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लोइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के अंदर देखने को मिलता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, क्योंकि हैप्लोइड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लोइड, इस तरह के फिनोमिना में देखने को मिल रही है। किस किस के बीच में देखने को मिलता है, बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लोइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्टरनेशन और जनरेशन भी लाइफ साइकिल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न लाइफ साइकिल की, जो कि डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें तो 3 तरह की प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 3 जो पैटर्न कौन कौन से हैं, पहला जो है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा जो पैटर्न है वो हमारे पास रहता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीसरा जो है हमारे पास पैटर्न वो होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस तरीके से हमारे पास 3 पैटर्न्स जो हैं वो रहते हैं, 3 पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है। सबसे पहले जो हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं वो कौन सा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज रहती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि दी डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल, डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल
is a free living photosynthetic haploid गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलता है। हैप्लोइड क्या होता है? गैमेटोफाइट रहता है, ठीक है। और जो डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, और वो सिर्फ एक सिंगल सेल फॉर्म होती है और वो होता है जाइगोट। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो डिप्लॉइड स्टेज आती है इस तरह के प्लांट्स के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन हमें देखने को मिलती है, डिप्लॉइड जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द सिंगल सेल्ड जाइगोट। सिंगल सेल जाइगोट के अंदर हमें ये चीज़ एज अ डिप्लॉइड फेज सिर्फ देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मियोसिस होता है, थर्ड पॉइंट हम देखें, हमें हैप्लॉइड स्टेज पता चल गई, डिप्लॉइड पता चल गई, और अब देखते हैं कि यहाँ पे जो मियोसिस होता है वो कैसा होता है। मियोसिस परफॉर्म कौन करता है? जाइगोट जो है वो मियोसिस परफॉर्म करेगा, और जाइगोटिक मियोसिस के नाम से उसको हम जानते हैं, जो कि एज ए फॉर्म करता है हैप्लॉइड स्पोर। तो जो मियोसिस है वो यहाँ पे कौन सा होता है? तो इस मियोसिस को हम किस नाम से जानते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, जिसको आप स्पोरिक मियोसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर क्या बनते हैं, जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होता है तो ये किसको फॉर्म करेगा? फॉर्म्स हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। और जो ये स्पोर्स होते हैं वो आगे जनरेट करते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं वो आगे जर्मिनेट करके, यानी कि जो स्पोर्स जो हैं वो आगे क्या करेंगे? जर्मिनेशन करेंगे, और जर्मिनेशन करके क्या बना देते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एज ए हैप्लॉइड फॉर्म रहती है। एग्जाम्पल की बात करें इस तरीके का जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? दिस पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय मैनी एल्गास। मैनी एल्गीज के अंदर ये देखने को मिलता है, जैसे कि वॉलवॉक्स हुआ, स्पायरो गायरा, ठीक है, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डायग्रामेटिक देखें तो ये किस तरीके से शो होता है तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो मेन बॉडी है वो कौन सी है? जो हमारे पास यहाँ पे जो मेन बॉडी आती है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पे क्या रहती है? मेन प्लांट बॉडी है, और ये क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या करेगी? गैमेटोजेनेसिस का परफॉर्म करती है। गैमेटोजेनेसिस नाम से क्लियर हो गया होगा, गैमेट का फॉर्मेशन, और कौन सी डिवीजन से? माइटोसिस, क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब इससे क्या बन जाते हैं? गैमेट्स बनेंगे, और ये गैमेट्स क्या परफॉर्म करते हैं? सिनगैमी की फिनोमिना होगी, और सिनगैमी होके क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या बन गया हमारे पास? जाइगोट। जाइगोट जो है वो एज ए डिप्लॉइड सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये डिप्लॉइड होता है और सिंगल सेल होता है, और जाइगोट जो है वो आगे फिर डिवीजन करता है, कौन सा? मियोसिस डिवीजन करता है, और मियोसिस डिवीजन करके आगे क्या बना देता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो स्पोर होते हैं वो आगे क्या करते हैं?
जर्मिनेशन करते हैं और जर्मिनेशन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है वो हमें बेसिकली देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर आप देखो कि सिनगेमी से लेके और ये इतना जो फेज़ है, ये फेज़ जो रहती है वो डिप्लॉयड फेज़ होती है। बाकी की जो फेज़ होती है वो सारी की सारी क्या होती है, हैप्लॉयड फेज़ होती है। तो इसके अंदर मेन जो फेज़ है, जो डोमिनेंट फेज़ है वो कौन सी होती है, हैप्लॉयड रहती है। तो इसीलिए इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइप जो हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलता है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जस्ट अपोजिट होगा हैप्लॉन्टिक का, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, सेकंड जो है हमारे पास वो कौन सा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होती है वो है स्पोरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट है वो कौन है, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइटिक होता है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो मियोसिस होती है वो कैसी होती है, अगर उसकी बात करें तो आप देखोगे इसके अंदर जो मियोसिस है वो स्पोर मदर सेल परफॉर्म करती है और जो गैमेटोफाइटिक फेज जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्म में, जो कि बहुत ही शॉर्ट लाइफ रहता है। तो मियोसिस जो होती है वो किस में अकर करती है, अकर्स इन द स्पोर मदर सेल्स जो कि खुद डिप्लॉयड होती है एंड गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो रिप्रेजेंट करती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंगल टू फ्यू celled haploid gametophyte which is short-lived and it depended on the photosynthetic sporophyte and is depended on the स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये जो लाइफ साइकिल है बेसिकली सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। दिस पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल परफॉर्म बाय, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक तो जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो मेन प्लांट होता है वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइट रहता है। ठीक है, जो कि क्या है 2n है। स्पोरोफाइट जो प्लांट है जब वो कौन सी फिनोमिना करता है, गैमेटो जेनेसिस करेगा तो डिवीजन कौन सा करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा, जिससे कि क्या बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और ये गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी होगी। सिनगेमी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और ये जो जाइगोट है ये 2n सिंगल, और जाइगोट जो है वो आगे फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं,
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस जो है वो हो रही है, और जो जाइगोट है वो कौन सा डिवीज़न करता है, माइटोसिस डिवीज़न करता है, और माइटोसिस डिवीज़न करके स्पोरोफाइट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का जो है हमें लाइफ साइकिल जो कि एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। और फिर आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ना वो अलग अलग रहती है, और ये लाइफ साइकिल हमें बेसिकली देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स में। इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो हम बोल सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल है, ठीक है। और इसके अंदर बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। और इक्वली जो होते हैं इक्वली डोमिनेंट होते हैं अपने अपने टाइम के लिए, ठीक है। एंड कभी कभी तो दोनों ही अलग अलग फ्री लिविंग भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर गैमेटोफाइटिक अपना अलग और स्पोरोफाइटिक अपना अलग, ठीक है। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर एंड जो टेरिडोफाइट्स है इनके अंदर। टेरिडोफाइट्स जो है वो इस तरीके का लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें हम यहाँ, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है डोमिनेंट फेज जो है इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक जो रहती है वो हैप्लोइड गैमेटोफाइट होती है, यानी कि इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो कौन है, गैमेटोफाइट रहती है। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है जो डोमिनेंट फेज होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट्स होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे अल्टरनेट्स करता है शॉर्ट लाइव्ड में मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट जो है टोटली और पार्शियली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे, और इस तरीके का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो शॉर्ट लाइव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। और ये जो स्पोरोफाइट्स होता है वो या तो टोटली और पार्शियली डिपेंड करता है ऑन द गैमेटोफाइट पर, ठीक है। जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसकी मेन बॉडी कौन सी थी, स्पोरोफाइट थी, और जो कि डिप्लॉयड होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेटिक है, वॉस्कुलर होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर इंडिपेंडेंट शॉर्ट लाइव्ड जो है हैप्लोइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इट अल्टरनेट्स विद मल्टी सेलुलर independent but short lived, जिसको हम प्रोथैलस के नाम से भी जानते हैं, क्या बनता है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं टेरिडोफाइट और जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर। एल्गी के अंदर भी कहीं कहीं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, तो वहीं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, और इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। एल्गा जो है मेनली तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करती है, लेकिन फ्यूकस जो है वो एज ए ब्राउन एल्गा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में
जो एल्गी वैसे तो हैप्लोन्टिक ही साइकिल परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स्पेसिफिक ब्राउन एल्गा का। ब्राउन एल्गा के अंदर जो फ्यूकस है वो बेसिकली हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करता है, सॉरी, ये कौन सा करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक्टो कार्पस हुआ, पॉलीसिफोनिया, कैल्प, आर्शो, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने इनका लाइफ साइकिल आता है। किस तरीके से रहता है वो अगर हम देखें तो आप यहाँ देखोगे, पहले हम देखते हैं स्पोरोफाइट फेज देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि जो स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइट, ये 2n स्टेज है, ये आगे डिवीजन करेगी, मियोसिस, और क्या बना देगी, स्पोर का फॉर्मेशन कर देती है। ये क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। स्पोर फिर आगे जाके क्या बनाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कौन सी स्टेज में, गैमेटोफाइट में, ठीक है। और ये भी हैप्लोइड, और गैमेटोफाइट आगे कौन सा परफॉर्म करता है, माइटोसिस करेगा और गैमेटोजेनेसिस को परफॉर्म करता है। और गैमेटोजेनेसिस के बाद में फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिनगेमी होगी, और सिनगेमी का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, जाइगोट आएगा, जो कि 2n रहता है, और जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, स्पोरोफाइट में। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, क्योंकि इसमें गैमेटोफाइट अपना अलग सर्वाइव कर सकता है और गैमेटोफाइट अपना अलग, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ एंजियोस्पर्म, सॉरी, कुछ टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट के अलावा कुछ एल्गा है जो इस तरीके का लाइफ साइकिल शो करती है। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारी तरह की लाइफ साइकिल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो इनकी कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड रहते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें, जैसे कि क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या होता है, क्रिप्टोगैमस क्या है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्रिप्टोगैमस जो होते हैं आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है, नॉन फ्लावरिंग plants, they do not produce flower and seed, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आगे सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहीं हमारे पास जो आता है फेरेनोगैमस, फेनेरोगैमस का मतलब होता है कि ये सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक टर्म आती है थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब होता है कि बॉडी जो है, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है ओव्यूल, हमें पता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल हमारे लिए क्या होता है, एक इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, ठीक है।
उसके बाद में एक और टर्म आती है, वो है स्पोरोफिलस। ठीक है, स्पोरोफिलस का मतलब क्या होता है? स्पोरोफिल का मतलब होता है कि ये ऐसी लीफलेट्स और लीव्स होती हैं, लीव्स विच बियर स्पोरेंजिया। ठीक है, गेमा अगर आपसे पूछा जाए तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है, गेमा। ठीक है, तो गेमा हम क्या मान के चलते हैं? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और जो आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके न्यू प्लांट्स को फॉर्म करती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो ये टर्म्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन सारे चैप्टर्स के अंदर। तो टर्म्स को लेके बड़े ही कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से टर्म्स किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हम लोगों ने डिस्कशन किए। इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।